बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। हमारा ये जो वीडियोस हम बना के आपके सामने रखते हैं, इसमें ये भी एक मकसद है कि तारीख़ के वो औराक भी उल्टे जाएं जो आम तौर पे लोगों की नज़रों के सामने नहीं हैं, और इन औराक में बहुत सारी कहानियाँ, चीज़ें छुपी हुई हैं और आवाम को उन हक़ाइक़ का पता नहीं जिनके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, और उसके बारे में बहुत सारी गलत किस्म की कहानियाँ, गलत किस्म के मामलात, वो बातचीत की जाती है। हमने इससे पहले रेमंड डेविस के केस के ऊपर आपको हक़ाइक़ सामने रखे, जनरल मुशर्रफ के कू के बारे में बताया कि उन्होंने क्यों माशाल्लाह लगाया। ये चीज़ें हैं जो कि आम आदमी को पता नहीं। आज हम बात करेंगे कि जनरल ज़ियाउल हक़ के वक्त में जब अफ़गान जहाद के लिए हमने फ़ैसला किया, अफ़गानिस्तान में ज्वाइन करने का जहाद का, तो उसके क्या अवामिल थे। आप देखिए कि आज बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं, सुबह शाम ये बात होती है। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये बात करते रहे हैं कि दूसरों की जंग थी, हम उसमें घुस गए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब ये जो जंग थी हमारी थी नहीं, अफ़गानिस्तान में हमें घुसने की क्या ज़रूरत थी। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बड़ी गलत फहमियाँ पैदा करती हैं। एक गलत तारीख़ लिखी जा रही है हमारे मुल्क में। ऐसे शकूक व शुबहात पैदा होते हैं जो हक़ाइक़ से आपको दूर ले जाते हैं। मैं चाहूँगा कि आपके सामने वो चीज़ें रखूँ जिनसे ये अंदाज़ा हो कि उस वक़्त वो जहाद में जाने का फ़ैसला दर हकीकत एक बड़ा दानिशमंदाना फ़ैसला था, लेकिन उसका फॉलोआउट जो बाद में हुआ कि यहाँ पे गन रनिंग शुरू हो गई, क्लैशन कल्चर आ गया, ये चीज़ें, ये बदकिस्मती कि ये अफ़गान लोग चूँकि अपने माँ बाप को संभाल नहीं सके, अपने अंदर वो फ़ैसला नहीं कर सके जहाँ वो अपने मुल्क का मफाद सोचते, और उसकी बजाय वो हथियार फ़रोख्त करने का काम और अगवा और ये चीज़ें शुरू हो गई। ये बदकिस्मती। लेकिन हमारी मुश्किल क्या थी, मैं आज थोड़ी सी उसकी वजाहत करना चाहता हूँ बड़े ब्रीफली। पहली बात ये है कि ये जो ज़माना था, ये 1978 का ज़माना, जब ज़ियाउल हक़ साहब ने फ़ैसला किया कि सोवियत यूनियन आ गया है इधर अफ़गानिस्तान में और इसको रोकने की ज़रूरत है। आपको याद होगा कि 1971 की जंग जब भारत के साथ हमारी हुई तो मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हुआ, लेकिन उसकी अलहदगी में सोवियत यूनियन का बहुत बड़ा हाथ था। उसी साल 71 में दरमियान में कहीं, मेरा ख्याल अगस्त के महीने में, भारत ने और रशिया ने, सोवियत यूनियन ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसे कहा जाता था एग्रीमेंट ऑफ पीस एंड कोऑपरेशन। दर हकीकत ये एग्रीमेंट ऑफ पीस एंड कोऑपरेशन का नाम रखा इसलिए इस तरह का रखा गया कि भारत उस वक्त नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी जो गैर जानबदार तहरीक थी, उसके लीडर के तौर पे सामने था, और वो नहीं चाहते थे कि इसके मिलिट्री साइड जो है वो सामने आए, और नाम ऐसा हो कि वो अपना वो फसाद भी सामने रखें, दुनिया को कहें कि जी हम तो नॉन अलाइंड हैं, लेकिन एक मिलिट्री पार्टनरशिप भी बन जाए। चुनाचे उस एग्रीमेंट के साथ भारत को बेपनाह असला फ़ौरन भेजा गया और भारत के मुख्तलिफ मकासद के लिए काम किया गया, जैसे कि बांग्लादेश के बाज़ लीडर्स को मॉस्को ले जाके तो उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई। बहुत सारी जो मुक्ति बानी की ट्रेनिंग थी उसमें सोवियत यूनियन ने हिस्सा लिया, उनके एजेंट्स जो थे वो ट्रेन करते रहे। बहुत सारा काम उन्होंने इंडिया के साथ मिलकर किया, और फिर दौरान जंग और उससे पहले इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा मुहैया की, यानी उन्होंने सेटेलाइट वगैरह जो उस ज़माने में बहुत कम लोगों को एक्सेस थी, वो सोवियत यूनियन ने इनको वो एक्सेस दी, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान आर्मी की मूवमेंट वगैरह और इसी तरह इस पाकिस्तान के लिए इंटेलिजेंस फराहम करते रहे। ये चीज़ हम भूले नहीं थे कि इनका 20 साल का एग्रीमेंट है, और अब सोवियत यूनियन वहाँ पे आया है, और एक वक्त पे वो पाकिस्तान के 2 हिस्से करने में शामिल रहा है। अब वो अपना बाकी का एजेंडा पूरा करना चाहेगा। अफ़गानिस्तान में आ गए हैं, और उस वक्त पूरी दुनिया में एक, आप कह लीजिए, एक थीम थी या एक कॉन्क्लूजन ड्रॉ किया हुआ था फ्रॉम वेरियस स्टडीज़ कि रशिया यानी सोवियत यूनियन बिल आखिर रास्ता बलूचिस्तान के ज़रिए वार्म वाटर्स की तरफ जाना चाहता है। ये इंटेंशंस पूरी दुनिया जानती थी, और इधर हमें अपने दुश्मन का पता था कि जनाब ये हमारे मुल्क को 2 लाख करने में शामिल थे। दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि 1973 में जब बहुत बड़ी एक इंसर्जेंसी हुई बलूचिस्तान में, जिसको दबाने के लिए ईरान ने भी हमारी मदद की, वो दबा ली गई। लेकिन फिर हुआ ये कि वो इंसर्जेंसी जो थी
वो ख़त्म मुकम्मल तौर पे ना हुई। आपको याद होगा कि एक लंदन प्लान उस ज़माने में बड़ी मशहूर हुई थी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वली ख़ान वगैरह इन लोगों को, ये अताउल्ला मैंगल, वली ख़ान, इन लोगों को बंद कर दिया था। इनके ऊपर मुकदमा था और इनके ऊपर जेल में मुकदमा चलाया जा रहा था बगावत का। अब ये वो मुकदमा दुरुस्त था, लेकिन हुआ ये कि जब ज़ियाउल हक ने भुट्टो को हटा के ख़ुद हुकूमत संभाली, तो आप कह लीजिए कि भुट्टो को न्यूट्रलाइज करने के लिए या उसके ख़िलाफ़ सपोर्ट हासिल करने के लिए उन्होंने इन हजरात को छोड़ दिया, ये बाहर आ गए। लिहाजा इनके अपने जो अज़ाइम थे वो चलने। बलोच लीडर्स, आपको पता है अब भी बलूचिस्तान में भारत की तरफ से चलाई हुई एक इंसर्जेंसी थी और बड़ी हद तक वो हमने कंट्रोल की। और इसी तरह ये पहले भी हो रहा था कि वो इंसर्जेंसी जो है उनकी सारी जड़ जो थी वो अफ़गानिस्तान में होती थी और वहाँ से रशिया और भारत मिल के करते थे, सोवियत यूनियन और भारत का एका होता था। लिहाजा वो वहाँ पे बगावत और सिचुएशन मज़ीद ख़राब हो रही थी। यहाँ पे सिंध में आपने देखा कि 1972 में GS सिंध, ये GM सैयद थे जिन्होंने सिंधु देश की मूवमेंट को उन्होंने चलाया। और जब बांग्लादेश बन गया तो इन लोगों को इनकरेजमेंट हुई कि हमें भी अब बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए। लिहाजा उन्होंने GS सिंध मूवमेंट जो थी वो चलाई, उन्होंने सिंधु देश मूवमेंट चलाई उन्होंने 1972 में। और फिर उसके बाद भारत से राब्ते किए और हमने बहुत सारे ऐसे हमें ख़बरें भी मिलती रहीं और काफ़िले भी थे जो हमने देखे कि वो यहाँ से डेजर्ट के रास्ते ऊँटों के ऊपर लाद के तो इनको हथियार वगैरह दे रहे थे। ये चीज़ भी आ रही थी। उधर से अफ़गानिस्तान से वाया बलूचिस्तान भी सखर की तरफ वेपन्स वगैरह ये आते थे। ये बाज़ कंसाइनमेंट्स पकड़ी भी गई लेकिन बाज़ निकल भी गई और वो अंडरग्राउंड मूवमेंट थी। फिर चूँकि ज़ियाउल हक साहब ने भुट्टो को हटाया हुआ था तो सिंधियों में वैसे भी एक नफ़रत सी थी इनके बारे में भुट्टो साहब की हमायत की वजह से, और ख़्याल ये था कि वो सिंध कार्ड की हमेशा बात होती थी। सो ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट या आप कह लीजिए कि एक नेशनलिस्ट मूवमेंट सिंध में मौजूद है, बलूचिस्तान में आपकी इंसर्जेंसी मौजूद है, और ये दोनों चीज़ें जो हैं इनको भारत और सोवियत यूनियन सपोर्ट कर रहे हैं। तीसरी जो चीज़ थी जो और हमारे लिए बड़ी परेशान कुन थी वो थी जो खैबर पख्तूनख्वा में KPK जो सूबा सरहद होता था उसमें जो पख्तूनिस्तान मूवमेंट थी, पख्तूनिस्तान मूवमेंट की बड़ी पजीराई थी। लेकिन उसका जो असल किस्सा था वो ये था, वो अब चीज़ें सामने आ गई। ये किताब है मिशन रॉ, ये RK यादव की लिखी हुई किताब है मिशन रॉ। अब इस किताब को अगर आप देखें तो इसमें सफ़ा 21 के ऊपर वो बताता है कि जब ये 1971 में पाकिस्तान दो लख्त हुआ तो वली ख़ान साहब जो हैं वो एक सेल्फ इम्पोज एग्ज़ाइल में लंदन में थे और वहाँ चूँकि पाकिस्तान एम्बेसी को थोड़ी उन पर नज़र रख रही थी, बहरहाल उन्होंने इंडिया के रॉ के लोगों को वहाँ कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा जी कि मेरा इंदिरा गांधी से मेरी बातचीत करवाएं। चूँकि वहाँ पे सेफ़ नहीं था तो ये कोपनहेगन में इन्होंने मुकर्रर किया अपना मिलने का, रॉ के लोगों के साथ मिलने का। लिहाजा वहाँ टीम गई, वली ख़ान साहब से बातचीत हुई। वली ख़ान साहब ने डिमांड दी, उन्होंने कहा जी आपने ये तो बना दिया है बांग्लादेश, अब ये पख्तूनिस्तान का भी कुछ करें और हमें आप पॉलिटिकल सपोर्ट दें, हमें आप ये मॉरल सपोर्ट भी दें और उसके अलावा हर तरह की सपोर्ट दें। वो हर तरह की सपोर्ट में वो सब कुछ शामिल है, पैसा वगैरह। ये चीज़ जो है ये आज किताब में छपी, यानी रॉ के चीफ़ ने अपनी किताब में ये लिखी हुई है सफ़ा 21 पे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन बहरहाल अब आप देखिए कि अगर रशिया इंडिया मिल के अफ़गानिस्तान में आके आगे बढ़ने का करते हैं तो ये तो सारे इस मुल्क के वो लोग थे जो कि उनकी मदद करने के लिए तैयार बैठे हुए थे। GM सैयद साहब अपना ख़जाना लेके बैठे हुए थे, उधर ये जो खैर बख्श मरी था उसके साथ साथ ये मैंगल साहब थे, इधर वली ख़ान साहब थे जो भारत के ईमा पे काम कर रहे थे, भारत से पैसे भी ले रहे थे। अब आप सोचें कि अगर अफ़गानिस्तान में उसको सोवियत यूनियन को नहीं रोका जाता तो क्या पाकिस्तान के बचने के चांसेस थे? अगर सोवियत यूनियन को वहाँ फतह होती है, वो अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा पा जाते हैं और बिल्कुल एक स्मूथ सेल वो करते हैं, आगे आते हैं, तो कौन रोकेगा उनको? हमारा मुल्क तो तख्त व ताराज हो जाता। ये फैसला हुआ कि अफ़गान चूँकि इस मामले में उठ खड़े हुए हैं, उन्होंने सोवियत यूनियन का रास्ता रोकने की एक कोशिश की, फ़ैसला कर लिया
और मुजाहिदीन बना के तो वो इस काम के लिए लग गए हैं। लिहाजा पाकिस्तान के लिए ये मुनासिब होगा कि अपनी सरहदों से जंग को दूर रखते हुए अफ़गानियों की मदद की जाए, ताकि अफ़गानी सोवियत यूनियन को वहाँ शिकस्त दें अपने मुल्क में, अपने पहाड़ों में, जहाँ पे इंसर्जेंसी का या इंसर्जेंसी के लिए लड़ने का माहौल अच्छा है। वहाँ पे जो इलाका टेरेन है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, दुश्वारगुजार है, और वहाँ पे इंसर्जेंसी चलाना निस्बतन आसान है। सो इन हालात में एक फ़ैसला किया गया, और अगर वो फ़ैसला उस वक़्त इस तरह ना होता तो ये आप यकीन रखिए कि अफ़गानिस्तान से सोवियत यूनियन ने निकल के भारत के साथ मिलके वही कुछ करना था जो उन्होंने बांग्लादेश बनाने के लिए किया। ये काम जनरल ज़ियाउल हक ने अमेरिका के साथ मिलने से पहले कर दिया था। अमेरिका बाद में मिला है। CIA आके हालात देखती रही है, और उन्होंने जब देखा कि इनका डिटर्मिनेशन है कि ये उनको रोकना चाहते हैं सोवियत यूनियन को, और इनके लिए वसाइल इनके पास नहीं है इतने, लेकिन वसाइल दिए जाएं तो ये कर लेंगे, तो ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान ने किया। वसाइल हमें सऊदी अरेबिया ने बड़े मुहैया किए, वसाइल हमें बहुत सारे अमेरिका ने दिए, मुख्तलिफ ममालिक, मुस्लिम ममालिक देते रहे, और ख़ुद हमारे मुल्क में कभी किसी ने इस जंग की उस वक़्त मुखालफत नहीं की थी। कोई आप अदारिया पकड़ के देख लो ज़माने का, उस वक़्त एक जज्बा था, एक बहुत बड़ा जोश था लोगों में, और आपने देखा कि मजहबी जमातों ने उस ज़माने में कई मदरसे खोले और मुजाहिदीन तैयार करते थे। तो आज बातें की जाती हैं कि जी वो यूँ को फैसला किया, किसी की जंग थी। ये जंग हमारे ऊपर ही आ रही थी, और एक फ़ैसला करके आपने उस जंग को अपने मुल्क से दूर रखा। बाद में नताइज उसके कुछ ख़राब हुए इस वजह से कि अमेरिकन उसको अफ़गानिस्तान को स्टेबल किए बगैर वहाँ से निकल गए। उसके बाद वहाँ पे फिफ्डम्स बन गई, मुजाहिदीन लीडर्स जो हैं वो अपने 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 इलाकों में बैठ गए, चोरी चकारी, ज़मीनों पे कब्ज़ा, औरतें उठानी, ये काम शुरू हो गया। उस लॉलेसनेस में इकॉनमी थी नहीं, तो वो यही मिज़ाइल और हथियार वगैरह बेचते थे जो हमारे मुल्क के लोग लेते थे, और यहाँ ये क्लाशनकोफ कल्चर आ गया, बदकिस्मती। लेकिन बहर सूरत इस फैसले का पस मंज़र हमें सबको पता होना चाहिए, ताकि ये अंदाज़ा हो कि आपका मुल्क किन हालात से गुजर चुका है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।